सुप्रभात छात्राओं। पिछले 2 वीडियो से हम बिहारी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। वे दोहे जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं, उन्हीं दोहों का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत कुछ दोहे हम समझ चुके थे और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लेते हैं अगला दोहा। नेह न नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। नेह न नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। निरंतर जल से भरे रहने के बाद भी प्यास नहीं बुझती है, कारण है कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, विरोध प्रकट हो रहा है यहाँ पर। नेहुन नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाई, मेरे इन नेत्रों को कोई बड़ी बला लग गई है, बड़ी बीमारी लग गई है, कोई बड़ी बीमारी उत्पन्न हो गई है मेरे नेत्रों में। नेहना, नेह शब्द यहाँ पर श्लिष्ट है, श्लेष अलंकार का प्रयोग है इस शब्द में। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो नेह स्नेह प्रेम, और दूसरा नेह का अर्थ होता है, स्नेह का अर्थ होता है तेल। दोनों ही अर्थ इसमें निकलेंगे। तो मेरे इन नेत्रों के सम्मुख इनका प्रेम नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि बड़ी बला इसे लग गई है, बड़ी बीमारी व्याधि आ गई है कि निरंतर अपने प्रिय से वियुक्त होने के कारण निरंतर जल से भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। अब जल है तो प्यास बुझनी चाहिए, लेकिन निरंतर नेत्र क्यों जल से भरे हुए? प्रियतम के वियोग के कारण। इनका स्नेह इनके पास नहीं है, प्रियतम इनके सम्मुख नहीं है, इसलिए निरंतर जल से भरे रहते हैं और फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। बिहारी के संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया था, बिहारी बहुज्ञ कवि थे। आपके प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बिहारी की बहुज्ञता को उनके दोहों के आधार पर या उदाहरण देते हुए स्पष्ट करिए। तो बिहारी बहुज्ञ कवि, बहुज्ञ का अर्थ क्या है? बहुज्ञाता, यानी अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले, अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले, और उन अनेक विषयों के ज्ञान को उन्होंने समय समय पर अपने दोहों में व्यक्त किया है। तो पहले भी हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। अनेक विषयों का ज्ञान था, और इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिखेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से अनेकानेक विषयों का ज्ञान था। उन विषयों को बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे, और बिहारी ने उन्हें अपने दोहों में कहाँ कहाँ किस प्रकार से प्रयुक्त किया है वो उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना होगा। यहाँ देखिए, जो वैद्य शास्त्र है, आयुर्वेद है, उसका जो ज्ञान है उसका उपयोग यहाँ बिहारी करते हैं। आयुर्वेद में एक व्याधि के उपचार के लिए स्नेहन एक क्रिया होती है। स्नेहन, नेह न की बात हम कर रहे हैं, स्नेह नहीं रहा है, प्रेम नहीं है, इसमें जरा भी स्नेह नहीं रहा है। ठीक है, स्नेहन जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत क्या होता है? जो बीमार है, रोगी है, उसे स्नेह पिलाया जाता है, धृत पिलाया जाता है, घी पिलाया जाता है। और यदि वो घी पिलाने में व्यतिक्रम आ जाता है, कुछ रुकावट आ जाती है, व्यतिक्रम अर्थात रुकावट, यदि उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो उस रोगी को कहा जाता है कि अत्यधिक तीव्र प्यास लगती है, और कितना ही पानी वो पी ले उसकी प्यास बुझती नहीं है। तो ये जो वैद्य शास्त्र है, उसकी जो स्नेहन क्रिया है, और उस स्नेहन क्रिया के अंतर्गत व्यतिक्रम उत्पन्न होने के कारण, या घी पिलाए जाने में व्यतिक्रम उत्पन्न होने के कारण जो एक रोग उत्पन्न हो जाता है, रोगी को जो पीड़ा होती है, उसका प्रयोग यहाँ पर एक प्रकार से सांकेतिक रूप में बिहारी करते हैं और कहते हैं
कि जिस प्रकार से उस स्नेहन में व्यवधान पड़ने पर रोगी की स्थिति बड़ी विकट हो जाती है और निरंतर जल पीने के पश्चात भी उसकी प्यास नहीं बुझती है, वैसी ही मेरी स्थिति है कि मेरा प्रियतम मेरे नेत्रों के सम्मुख नहीं है, मुझे उसका वियोग झेलना पड़ रहा है, प्रिय दर्शन नहीं हो रहा है। वियोगिनी नायिका का वर्णन है इसमें, तो प्रिय दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसे में मेरे नेत्रों में स्नेह न होने के कारण, प्रिय सम्मुख न होने के कारण बड़ी बला लग गई है। जैसे स्नेहन के व्यवधान में निरंतर जलपान करने पर भी प्यास नहीं बुझती है, वैसे ही निरंतर प्रियतम के वियोग में मेरे नेत्र जल से भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि नेत्रों की प्यास क्या है? प्रिय दर्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिहारी यहाँ पर जो वैद्य शास्त्र है या आयुर्वेद है, उसकी स्नेहन क्रिया के संबंध में उन्हें जो ज्ञान है उसका उपयोग करते हुए वियोगिनी नायिका की अवस्था का वर्णन करते हैं। अगला है नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। बिहारी श्रृंगार और सौंदर्य के कवि हैं और श्रृंगार और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण उन्होंने किया है। बहुत सारे दोहे उन्होंने लिखे, यहाँ तक कि नायिका के गाल पर एक तिल है तो उस तिल पर अनेक दोहों की रचना उन्होंने कर दी है। और सौंदर्य वर्णन संबंधी कुछ दोहे तो बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। कहीं कहीं पर तो हमें रीतिकालीन परिपाटी के अनुसार जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, लेकिन कहीं कहीं यह वर्णन बहुत सुंदर मिलता है, बहुत प्रभावशाली मिलता है। और इसीलिए हम देखते हैं बिहारी रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं। मैं आपको पहले ये जो रीतिकालीन कविता के जो 3 धाराएं हैं काव्य की, उनके संबंध में पहले मैं वीडियो आपको भेज चुकी हूँ और आपने उन्हें देखा होगा। एक बार पुनः देख लीजिए तो आपको समझने में अधिक आसानी होगी। रीतिकालीन काव्य जब पढ़ रहे हैं तो वो पृष्ठभूमि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और उस रीतिकालीन पृष्ठभूमि, रीतिकालीन विशेषताएं और रीतिकाल की जो काव्यधाराएं हैं उनके वीडियो मैं पहले ही आप तक पहुंचा चुकी हूँ। अलंकारों के संबंध में भी एक विश्लेषण हम पहले कर चुके हैं, उनकी जानकारी आपको दी जा चुकी है, जो कि रीतिकालीन काव्य को समझने के पहले आवश्यक है। इसलिए उनको भी एक बार बीच बीच में आप देखते रहिए। तो यहाँ पर जो अगला है, ऊपर वियोगिनी नायिका का वर्णन था और औषध विज्ञान का जो ज्ञान है, आयुर्वेद है, उसकी स्नेहन क्रिया का प्रयोग करते हुए बिहारी ने वियोगिनी नायिका की दशा का वर्णन किया है। अगला है ये नायिका के स्वाभाविक सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, और लेकिन एक जो सामंती समाज जो है, जो विलासी समाज है, उस समाज का स्वरूप हम जगह जगह पर देख सकते हैं। इसमें कोई आम समाज नहीं है। ठीक है, तो पाई महावर देन को नाइन बैठी आई। अब नाइन आदि जब सामंत है, नवाब है, धनी वर्ग है, तो वहां पर अनेक प्रकार के चाकर, सेवक, अनुचर हैं जो सेवा का कार्य करते हैं। तो नायिका के प्रसाधन के कार्य हेतु भी, प्रसाधन के लिए भी महिलाएं आती हैं। अब नायिका है, उसके पैरों में महावर लगाने के लिए, आलता लगाने के लिए, महावर होता है लाल रंग का एक तरल, आलता भी उसे कहा जाता है, जिसे नायिका, एक तो मेहंदी हम लोग रचाते ही हैं, लेकिन ये महावर होता है, इसे भी एड़ी पर, पैरों में और हाथों में नायिका के प्रसाधन हेतु लगाया जाता है। तो पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन आकर बैठी है। अब महावर लगाने के लिए जो रुई की छोटी सी गोली सी होती है, जिसे उसमें डुबो करके, महावर में डुबो के नायिका की एड़ी पर लगाया जाता है, उसे महावरी कहा जाता है। ठीक है, तो पैर में महावर लगाने के लिए नाइन आकर बैठी है, लेकिन फिरी फिरी जाने महावरी एड़ी मीड़ती जाई। उस नायिका की एड़ियां ऐसी सहज स्वाभाविक रूप से पहले से ही लाल है कि वह नाइन को भ्रम हो जाता है और बार बार यह जानकर कि ये महावरी इस पे है, यानी
महावर में भीगी हुई रुई है, ऐसा उसे नायिका की एड़ी दिखाई देती है और उस एड़ी को ही वो बार बार मलती रह जाती है। भ्रांतिमान अलंकार हमने समझा था, उसका ही उदाहरण यह है कि नायिका, वो जो नायन आई है, नायिका के पैर में महावर लगाने के लिए उसे भ्रम हो गया, निश्चय हो गया है कि यह एड़ी है, ये एड़ी नहीं है, क्या है, महावरी है। महावर में डूबी हुई रुई की गोली, जिसके द्वारा एड़ी पर महावर लगाया जाता है। तो उस एड़ी को ही महावरी समझ करके, यानी महावर लगाने की रुई की छोटी सी गोली मानते हुए उस एड़ी को ही मसलती रहती है, बलती रहती है बार बार। ये नायिका की एड़ियों की स्वाभाविक कोमलता, एड़ियों का सौंदर्य और स्वाभाविक लालिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इस वीडियो में हम इन दो दोहों की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आगे जो दोहे हैं उनको समझने के लिए हमें अधिक समय चाहिए, तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं।